अगर सच में आपको जीके पढ़ना है तो वीडियो को अंत तक देखिए और पूरी निष्ठा से देखिए। 1 मिनट या थोड़ा सा देख करके आप पूरी नॉलेज को कुछ सेकंड में जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे और आज फिर एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में आया हूं। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है और टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है बिहार के वन या वनस्पति। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं और इसको काफ़ी सीरियस मायने में लेकर के आपको भी देखना है, पढ़ना है, और मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो सबसे पहले पिछले वीडियो पर आप लोगों ने जो अपना प्यार दिखाया है और आप लोगों ने जो समर्थन दिखाया है, मैं उससे काफ़ी प्रोत्साहित हूँ और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मुझे आप देते रहेंगे, आप अपना सहयोग देते रहेंगे और मैं इसी तरह प्रोत्साहित होकर आपके लिए कड़ा से कड़ा मेहनत करता रहूँगा। तो जिसने मेरा अपना जो स्टेटमेंट है कि मुझे बेवजह की बातों में ज़्यादा देर समय नहीं गंवाना है, वीडियो को लंबा नहीं करना है और सीधे अपने विषय वस्तु पर आकर के आपके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आता हूं, उसमें समय दूं और उसको समझाने की कोशिश करूं। तो चलिए चलते हैं अपनी विषय वस्तु पे। तो जैसा कि हम थोड़ा देर पहले भी बता चुके हैं कि बिहार के वन और वनस्पति आज हमारा चैप्टर का नाम है और ये बिहार स्पेशल का, ये बिहार की ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। ठीक है, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने चलें तो आप अपनी पर्पस को दिमाग में रखें कि हम किस पर्पस से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमारा पर्पस होता है कंपटीशन का एग्ज़ाम और इससे आने वाले प्रश्न यानी जीके से। तो जब जीके की भावना से, जब कंपटीशन में पूछे गए प्रश्न की भावना से जब हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसका एक दायरा निर्धारित करते हैं, उसका एक प्लान करके उसमें से जो महत्वपूर्ण पहलू होता है उसको कैटेगराइज करके निकाल लेते हैं कि हमको इस चैप्टर को किस डायमेंशन से, किस पहलू पर अधिक ध्यान देना है। ये सबसे ज़रूरी होता है। अंधाधुंध अंधे व्यक्ति के समान चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कोई भी किताब मिल रहा है, उस चैप्टर बहुत बड़ी दायरा रखता है। अब हम उस चैप्टर को किसी भी बुक में दिया हुआ कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो हम नहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सीधा हमें उसके पहलू को जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले उसके पहलू को जानने के लिए आइए जानते हैं किन किन पहलुओं से इसको पढ़ना है। सबसे पहले तो इस चैप्टर का पढ़ना है वनों के प्रकार, दूसरा पढ़ना है उसके वितरण यानी किस किस जिला में किस टाइप का वन है, बिहार के किस किस एरिया में। उसके बाद में वन उत्पाद यानी कि हमारे यहाँ वनों से कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, उससे क्या क्या निकलता है, क्या क्या यूज की वस्तुएं बनती है। वन उद्योग, वन पर आधारित कौन कौन सा उद्योग बिहार में चलता है, ये हमारा पहलू होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार। देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार, वनों में रहने वाले जीव जंतु और उसके लिए सरकार और समाज के द्वारा किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे कदम के बारे में जानना है। हालांकि ये ऑलरेडी इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाले हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। काफ़ी असरदार जोरदार तरीका का ये वीडियो है, आप जाकर देखिए। एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बन चुका है, आप इसे लिंक के माध्यम से जाकर भी देख सकते हैं या आप सर्च करके जस्ट आपके नीचे थंबनेल में शो कर रहा होगा, आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये इस चैप्टर का वो अंग है और उसे देखे बगैर ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, और ये पहलू है जो मैंने आपको अभी बताया, वनों के प्रकार, वितरण, वनोत्पाद, वनोद्योग, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक डायमेंशन फिट हो जाता है उस चैप्टर पर और उसके बाद में तब हम इस पर कंसंट्रेट होकर के इसको पढ़ते हैं। काफ़ी मस्ती के साथ पढ़ना होता है, पढ़ाई को बोझ नहीं लेना है। ठीक है, कंटिन्यूअसली आपको वीडियो देखना है और इसको समझना है। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य को इसलिए जान लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य जानना है, इन सभी पहलू को समझने के लिए पहले इसके महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेना सबसे जरूरी है, तभी आप इन सभी बातों को समझने में आपको आसानी होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं बोर्ड पर भी लिख चुका हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसके एक एक लाइन, एक एक शब्द के बारे में अभी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो पहला फैक्ट में पहली बात बताई जा रही है कि बिहार का
80% वर्षा वर्ष के 3 से 4 माह के अंदर में हो जाता है। बिहार में जो वर्षा होता है, देखिए किसी क्षेत्र के वनस्पति यानी वन, वहाँ के वृक्ष, पेड़ पौधे इस बात पर निर्भर करते हैं कि वहाँ की मौसम कैसी है, उस मौसम में वर्षा का सीजन कितना देर, उसको जल की प्राप्ति कितने दिन तक होती है, इस पर निर्भर करता है। इसलिए यह बहुत बड़ा फैक्टर है किसी क्षेत्र की वनस्पति को बनाने और नहीं बनाने में, ठीक है। तो बिहार में जो वर्षा होता है साल में, वह 3 से 4 माह में 80% वर्षा हो जाता है, जितना यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और बाकी के 20% सालों भर यानी रुग्ण अवस्था में होते रहता है, ठीक है। बाकी के माह नगण्य रहता है। इसलिए यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे अपना वाटर कंटेनिंग क्षमता को यानी कि जल को प्राप्ति के लिए वह उस दौरान, जिस दौरान वर्षा होता है उस दौरान उनका नेचर, उनका स्वभाव अलग होगा, और जिस समय उन्हें जल की प्राप्ति काफ़ी कठिनाई से होता होगा उस समय उसी पेड़ पौधा का नेचर और स्वभाव बदल जाता है। तो वो क्या होता है, जिस समय वर्षा होता है उस समय हमारे यहाँ खास करके बिहार के पेड़ पौधों में पत्ते होते हैं, हरे भरे होते हैं। जैसे ही वर्षा का दिन बीत जाता है वह पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि वह अपने पूरे एक भारी भरकम शरीर, समझिए पेड़ का, तो वो पूरे शरीर को ज्वलंत और जिंदा रखने के लिए उसे अधिक जल की ज़रूरत पड़ता है और उस समय मिलता नहीं है। इसलिए वो उस समय अपने पत्तों को गिरा देते हैं। याद रखना, पत्ता गिरा देते हैं और उस दौरान बिना पत्ता का पेड़ रहता है। हालांकि वो सूखा हुआ नहीं रहता है लेकिन बिना पत्ता का। इसीलिए बिहार के वनों को पतझड़ वन भी कहा जाता है। इसको ज्योग्राफी की भाषा में पर्णपाती वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्णपाती वन। और ये खास करके मानसून, हमारा क्षेत्र मानसूनी क्षेत्र में आता है, ठीक है। मानसून आता है तो वर्षा होता है, तो खास करके मानसून से प्रभावित है हमारा क्षेत्र, इसलिए मानसूनी वन भी यहाँ पर पाया जाता है। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से यह मानसूनी पर्णपाती वन यहाँ के वनों को, यहाँ के वनस्पतियों को के समूह को कहा जाता है। वही बात बोल रहा है, पतझड़ किस्म का वन पाया जाता है जो ग्रीष्म काल के आरंभ में पत्ते गिरा देते हैं। जब गर्मी का दिन आता है तो उस समय पत्ते क्या करते हैं, वो गिरा देते हैं। और फिर ग्रीष्म काल समाप्त होते ही, यानी कि जब गर्मी का दिन समाप्त हो जाता है, जब उसे जल प्राप्ति का दिन जब आता है, जब वर्षा का दिन आता है, तो पुनः पत्ते धारण कर लेते हैं। अगला पॉइंट कहता है बिहार में कुल 7% भाग पर वन है। बिहार के टोटल एरिया के 7% पर क्या है? वन है। 7% भाग पर वन है, जो FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, यानी कि भारतीय वन सर्वे के अनुसार 2011-12 में, ठीक है, भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना था? 6,845 किलोमीटर स्क्वायर में भारत में वन था। ये देखिए BPSC में हर बार क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है, ध्यान से पढ़िएगा। SSC और सचिवालय से आए को बिहार के वनस्पति चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। तो क्या देखें कितना है? 6,845 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जिसमें 11-12 से पहले, यानी कि उससे पहले जो हमारे क्षेत्र का, जो हमारे बिहार के क्षेत्रफल का लगभग, उसमें से 6,800 यानी कि लगभग 41 किलोमीटर स्क्वायर कम था, वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 41 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र बिहार में पिछले 10 साल में बढ़ा है। ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है। उससे पहले 10 साल पहले जाएंगे तो 2000 में तो बिहार का विभाजन हुआ, चूँकि उस समय बिहार और झारखंड एक जगह थे। तो जब बिहार, यानी कि जब अविभाजित बिहार था, उस समय बिहार के समस्त एरिया क्षेत्रफल का 17% पर वन था। जब बिहार बट गया तो इसके 7% पर मात्र वन रह गए। 10% इलाका वनीय क्षेत्र कहाँ चला गया? झारखंड के पास चला गया। ये दिमाग में रखिएगा। हालांकि भारत के FSI के अनुसार, यानी कि इसको याद रखिएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार और इंटरनेशनल संगठन UNO के अनुसार, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय एक स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी क्षेत्र विशेष के
मानव निवास की एरिया में उस व्यवस्था को बहाल करने के लिए, एक अच्छे व्यवस्था को जिसमें जीव जंतु अच्छा तरीका से जी सके, संचरण व्यवस्था हो सके, वहाँ की कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन का होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ कितना है? 7% है बिहार का। तो ये काफ़ी कम है और यह बहुत ही दुखद ये डेटा है। यह बिहार के लिए स्वस्थजनक चीज़ नहीं है। बिहार सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उत्तर बिहार में अगर बात करते हैं, उत्तर बिहार में पूर्णिया और चंपारण, इस 2 जिले को हटा दिया जाए, छोड़ दे, तो उत्तर बिहार, हमने बताया कि ये मान लीजिए ये बिहार है, बिहार को 2 भाग में बांटते हैं, नॉर्थ और साउथ, बीच में ये गंगा नदी बांटती है, बार बार हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि उत्तर बिहार के बारे में बता रहा है कि पूर्णिया और चंपारण को छोड़ दे तो कुछ बाकी सभी जिलों में कुछ ऐसे भूमि पर ही वन पाए जाते हैं जैसे कि अकृषि योग्य भूमि, जैसे कि बंजर भूमि पर जंगल होंगे, नहीं तो बाकी सब यूज में रहेंगे, वहाँ जंगल नहीं रहते हैं। या तो बस्तियाँ बसी है, या खेत है, या उस पर तालाब है, इस टाइप की चीज़ में फंसा हुआ है ज़मीन, ठीक है, उस पर यानी कि वन या जंगल या किसी तरह का पेड़ पौधा नहीं है। तो ये अकृषि योग्य भूमि, झील, ताल आदि क्षेत्रों में इन्हीं सभी के किनारे या इसी टाइप का जंगल यहाँ पर है। 2 जिला को छांट दे तब, चंपारण मतलब पश्चिमी चंपारण की वाल्मीकि नगर को हटा दिया जाए तब। ये रहा उत्तर बिहार की स्थिति। अगर दक्षिण बिहार की बात किया जाए तो दक्षिण बिहार में राजगीर और सासाराम का क्षेत्र जो है, रोहतास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जंगली क्षेत्र यानी वनीय क्षेत्र अच्छा खासा पाया जाता है उत्तर बिहार के तुलना में। बिहार मानसूनी वन का क्षेत्र में आता है, यानी मानसूनी क्षेत्र में आता है। तो इसलिए अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि मानसूनी यानी मौसम का प्रभाव और यहाँ की वनस्पतियों की स्वभाव दोनों को मिलाकर बिहार के वन को क्या कहा जाता है? मानसूनी पर्णपाती वन। क्या कहा जाता है? मानसूनी पर्णपाती वन। बिहार के प्रमुख वन आच्छादित जिला कौन कौन से हैं? देखिए, बिहार में 38 गो जिला है, लेकिन 38 जिला में सभी जिला में कुछ ऐसे जिला हैं जहाँ वन तो है ही नहीं, ठीक है, और मात्र कुछ ही जिला में ये 7% वन हैं। वो कौन कौन सा जिला है? तो मात्र 10 गो जिला का नाम याद रखिएगा जहाँ वन है, यानी कि वनस्पतियाँ पाई जाती है। उसमें है पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, और उसके बाद में कैमूर और औरंगाबाद। ये मात्र 10 जिला हैं जिसमें वनस्पति पाया जाता है। बाकी में छिटपुट है, नाम मात्र का है, जिसका कोई विशेष तौर पर योगदान नहीं है। तो इसलिए इन जिला को बार बार आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे, इस जिला का नाम दिमाग में सेट कर लेंगे। अब बात कर रहे हैं बिहार में टोटल 12 आरक्षित वन हैं। कितने हैं? आरक्षित का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वैसा वन जिसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेवारी उसके पास है, उनकी संख्या कितना है? 12 है। 12 आरक्षित वन हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था, डेटा था, जो आपके माइंड में होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं हमारी इस टॉपिक के अनुसार। ठीक प्रकार में हमने 2 पार्ट पढ़ा, ये थे आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का अर्थ ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। तो अब जान लेते हैं एक एक करके इनकी विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है, मतलब ये आर्द्र क्यों कहलाता है और ये शुष्क क्यों कहलाता है। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं यानी कि विशेषताएं हैं। सबसे पहले आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसका मूल क्षेत्र जो है बिहार में वो है किशनगंज के जिले के उत्तरी पूर्वी भाग। किशनगंज आप मैप में देखेंगे, आप यूँ समझ लीजिए कि ये बिहार है और बिहार का ये नॉर्थ पार्ट हुआ और ये साउथ पार्ट हुआ। तो नॉर्थ पार्ट का सबसे ईस्टर्न जिला किशनगंज कहलाता है, जो पश्चिम बंगाल से लगता है। अब देखिए, तो ये किशनगंज के जिले के उत्तरी पूर्वी भाग इसमें शामिल किया जाता है आर्द्र पर्णपाती वन में। हिमालय के तराई और दलदली क्षेत्र, यानी कि बिहार का वह जिला जो नेपाल से लगता हो या नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र से संपर्क साधता हो, नज़दीक हो हिमालय के,
तो कुछ जिलों में तराई प्रकार की भूभाग पाई जाती है और वहाँ पे उसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो हिमालय के तराई और दलदली क्षेत्र। और तीसरा है सोमेश्वर पहाड़ी का क्षेत्र, ये बेतिया में पड़ता है, पश्चिमी चंपारण। तो इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है कि ये सभी क्षेत्र में जो वन पाए जाएंगे, जो जंगल पाए जाएंगे, वनस्पतियाँ पाई जाएगी, वो कैसा पाया जाएगा, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। अब इसमें वर्षा की मात्रा कितना होता है, ये वन होने के लिए 120 से 150 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। बिहार के आर्द्र पर्णपाती वन में वर्षा की मात्रा कितनी है, 120 से 150 सेंटीमीटर। और ये अत्यंत घना वनस्पति है, अत्यंत घना वनस्पति है। गर्मी के पूर्व पत्ते गिरा देते हैं, आर्द्र पर्णपाती की बात कर रहा हूं मैं, गर्मी के पूर्व पत्ते गिरा देते हैं, जबकि वर्षा के पूर्व हरा भरा फिर से हो जाता है या रहता है। ये प्रमुख वृक्ष जो है इस आर्द्र पर्णपाती वन में कौन कौन सा वृक्ष पाया जाएगा, वो है साल, सेमल, शीशम, केन, आम, जामुन, करंज इत्यादि। ऐसे कुछ फेमस या प्रसिद्ध, या आप कह सकते हैं कि ऐसा हाँ वही फेमस ऐसा वृक्ष है जो जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी इसके अलावा भी वृक्ष हो सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये रहा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि तराई वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर एक विचित्र प्रकार का घास पाया जाता है जिसे सवाई घास कहते हैं। देखिए इसका आर्थिक महत्व भी है। सवाई घास पाए जाते हैं और नरकट झाऊ टाइप के झाड़ियाँ भी पाई जाती है, ये सब झाड़ियों में काउंट होता है। तो ये वहाँ की एक विशेष प्रकार की आप पहचान कह सकते हैं, विशेषता या पहचान कर सकते हैं, वो तराई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम शुष्क पर्णपाती वन की बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने आर्द्र पर्णपाती वन की बात किया, इसकी कुछ विशेषताओं को मैं फटाफट बता देना चाहता हूँ। इसका क्षेत्र क्या है, किशनगंज जिले के उत्तरी पूर्वी भाग, हिमालय का तराई और दलदली क्षेत्र और सोमेश्वर पहाड़ी का क्षेत्र, ठीक है। इसमें वर्षा कितना होता है, 120 से 150 सेंटीमीटर। उसके बाद में यह अत्यधिक घना वनस्पति होता है और गर्मी के पूर्व पत्ते गिरा देते हैं, जबकि वर्षा के पूर्व पत्ते आ जाता है, हरा भरा रहता है। इसके प्रमुख वृक्ष है साल, सेमल, शीशम, केन, आम, जामुन, करंज इत्यादि। और यहाँ पे एक विचित्र प्रकार का घास पाया जाता है और नरकट झाऊ झाड़ियाँ भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। अब शुष्क पर्णपाती वन में चलते हैं। यहाँ वर्षा कितना कर रहा है, 120 सेंटीमीटर से कम। कहाँ, शुष्क पर्णपाती वन में। यहाँ कम घना और दूर दूर वृक्ष होता है, वृक्ष की ऊंचाई कम होती है और कैनोपी यानी उसकी चौड़ाई, यानी कि वह चौड़ा ज़्यादा होगा, ऊंचा कम होगा, ऐसे वृक्ष पाए जाएंगे। कहाँ, शुष्क पर्णपाती वन में। मूलतः क्षेत्र कौन सा है इसका, मूल क्षेत्र है कैमूर का, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र, अररिया और पूर्णिया वाला क्षेत्र। इन क्षेत्रों में ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। हालांकि इन क्षेत्रों में वर्षा कम होने के कारण ऐसा स्थिति होता है, बाकी जिला के तुलना में वर्षा यहाँ कम होता है, इसलिए ये शुष्क पर्णपाती वन ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। अब मुख्यतः इसके वृक्ष क्या हैं ये याद रखिएगा। शुष्क पर्णपाती वन में साल है, बांस है, खैर है, पलास है, अमलतास, शीशम, महुआ, केन, आम, जामुन आदि, ठीक है। ऐसे कुछ प्रसिद्ध पेड़ उसमें वृक्ष पाए जाते हैं। अब आपको एक चीज़ का कन्फ्यूजन हुआ होगा कि इसमें भी कुछ ऐसे पेड़ हैं जो उसमें भी है और इसमें भी है। देखिए इसी को कहा जाता है प्रकृति। हर जगह प्रकृति अपने टाइप के ऊर्जित होने वाला या उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु को कुछ न कुछ स्थानीय संसाधन उपलब्ध होता है, जिसके चलते वहाँ पर भी वह अपना सर्वाइव करने में सक्षम हो जाता है। यह एक मूलतः अध्ययन है कि यह इन क्षेत्रों का ये विशेषता है कि यहाँ अधिकतम ये टाइप का पेड़ होगा और वहाँ अधिकतम की साल, बांस, खैर यानी झाड़ी टाइप का पेड़ ज़्यादा होगा और उसमें कुछ यहाँ के भी पेड़ पाए जाएंगे। ये माइंड में कॉन्सेप्ट बनाकर रखना है। अब इसके अलावा हमारा टॉपिक कहता है, जब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लिए कि बिहार में 2 टाइप के वनस्पति पाए जाते हैं, ऑलरेडी जान लिए, तो अब अगला टॉपिक हमारा आता है, ये जान लें, यहाँ से क्वेश्चन आता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ये जान लें कि बिहार का कौन से जिला में सर्वाधिक वनीय क्षेत्र है, ज़्यादा वनस्पति पाया जाता है। तो उसके टॉप 5 जिला के बारे में कुछ आंकड़ा है, डेटा है, उसको जान लेते हैं। सबसे 1 नंबर पर है रोहतास। कौन सा, रोहतास जिला। इस जिले के कुल क्षेत्रफल के 1,67,000 हेक्टेयर पर क्षेत्रफल पर क्या है कि वन है
वह उस जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 5.71, लगभग अप्रोक्स 6%। 2 नंबर पर है मुंगेर, 1,32,000 हेक्टेयर, 4.52 यानी 4.5%। वहाँ के उस जिले के क्षेत्रफल के 4.5% पर मुंगेर में वन है, और वो इस तरह से देखा जाए हेक्टेयर में तो कितना है, 1,32,000। दूसरा है पश्चिमी चंपारण, बाकी आपके सामने यहाँ आंकड़े हैं, आप उस आंकड़ों को खुद भी देख सकते हैं, मैं केवल नाम बता देना चाहता हूँ, बाकी लोगों के आंकड़ों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल नाम याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण, गया 4 नंबर में, और 5 नंबर में नवादा, और 6 नंबर में भागलपुर। देखिए मुझे 5 ही लेना था, लेकिन मैंने 6 लिया। क्यों लिया? इसके पीछे कारण है, इसलिए क्योंकि मैंने छठा भागलपुर को इसलिए लिया क्योंकि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में वहां के कुल क्षेत्रफल के 1% से भी कम एरिया पर जंगल है या वनस्पति पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा मार्केबल बात है। यानी मात्र 6 ऐसे जिला है भागलपुर के बाद वह है जहां पर 1% से भी कम एरिया पर, उस जिले के एक टोटल एरिया के 1% से भी कम इलाके पर वनस्पति पाया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति नहीं तो मानव भी नहीं, ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अब अगला टॉपिक जान लेते हैं, ये टॉपिक तो समझ गए, अगला टॉपिक जान लेते हैं इससे और कहां से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार में वन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, यानी वन से रॉ मटेरियल लेकर के वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उससे आम जनजीवन मानव के लिए संसाधन, एक नए संसाधन में चेंजिंग करते हैं। तो आइए जानते हैं कि बिहार में वन आधारित उद्योग क्या है। पहला है आरा मिल, 1 नंबर में आरा मिल, जिसे हम लोग अपनी भोजपुरी भाषा में चिरान कहते हैं, जहां पटरियां चिराता है, ठीक है। तो आरा मिल यह राज्य में लगभग 1,000 से अधिक है, ठीक है, इस तरह के आरा मिल की संख्या। तो ये भी एक लघु उद्योग है और इसमें बहुत लोग को रोजगार मिलता है, इनकम का साधन मिलता है, और ये एक मैन्युफैक्चरिंग का हब भी है, आप कह सकते हैं। दूसरा है सीजनिंग प्लांट और गत्ता उद्योग, ठीक है, सीजनिंग प्लांट और गत्ता उद्योग ये फर्नीचर से संबंधित है, और ये मूलतः इस टाइप के उद्योग कहाँ बिहार में पाए जाएंगे? तो ये पाए जाएंगे दरभंगा और समस्तीपुर में। कहाँ पाए जाएंगे? दरभंगा और समस्तीपुर में। क्या चीज? सीजनिंग प्लांट और गत्ता उद्योग। तीसरा है प्लाईवुड निर्माण उद्योग, लकड़ी से प्लाईवुड बनता है, ये बिहार में भी होता है। कहाँ होता है? तो बेतिया में होता है, पटना में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है। ये 3 जिला है जहां प्लाईवुड उद्योग व्यापक तौर पर इस पर काम होता है और बनाया जाता है। हालांकि और जिला में भी इस तरह के उद्योग होंगे, लेकिन इसके बराबरी या इसके समकक्ष नहीं है, इसलिए केवल 3 जिला का ही आंकड़ा यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। अब अगला बात करते हैं माचिस और बीड़ी उद्योग। ये भी जंगल पर यानी वन पर आधारित उद्योग है, ठीक है। तो इस चीज को माचिस और बीड़ी उद्योग मूलतः कहाँ है? तो पटना में है, भागलपुर में है, मुजफ्फरपुर में है। 3 जिला ऐसे हैं जहां पे माचिस और बीड़ी उद्योग व्यापक स्तर पर काम किया जाता है बिहार में। लास्ट है कत्था उद्योग और पान का पत्ता उद्योग, ये भी वनस्पति पर आधारित उद्योग है। ये कत्था उद्योग, कत्था जो पान खाते होंगे उनको पता होगा, तो कत्था उद्योग और पान के पत्ता ये मूलतः किस जिले में इससे संबंधित उद्योग है या इस पर काम मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है? वो पहला है बेतिया, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, और दूसरे नंबर पर है पटना। पटना मगहिया पान, याद कीजिए। तो इसलिए पान उद्योग वहां पर व्यापक स्तर पर उसके लिए काम किए जाते हैं, उसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बड़ी ही मतलब चालाकी से एराइज कर दिया जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं होना है। अब अगला है टॉपिक क्या? वो है बिहार का वनोत्पाद, यानी वन से क्या क्या चीज उत्पादित होता है बिहार में। देखिए मेनली क्या होता है? तेल युक्त बीज, ठीक है, ऐसे बीज जिससे तेल निकाला जा सके और जीवन आम जनजीवन में यूज किया जा सके। मूलतः लोग ज्यादातर उस बीज से तेल निकाल, कपास, साल, हर्रा, महुआ, इस टाइप से इसका उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद में केंदू पत्ता, गोंद जो हम लोग यूज करते हैं, गोंद ये भी वनस्पति से निकलने वाला पदार्थ है, उत्पाद है। तानिन, ठीक है, जड़ी बूटी, जो कि जड़ी बूटी, तानिन के बाद क्या है? जड़ी बूटी। ये बहुत सारा बीमारियों को उपचार के लिए या आम जनजीवन में हम लोग गांव में भी अपने देखते हैं कि लोग वनस्पति से ही जड़ी बूटी की का आप कह सकते हैं कि स्रोत होता है पानी का। लाह और लाख, देखिए लाह और लाख तो आपको बस मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ कि इससे महिलाओं के मतलब श्रृंगार की सामग्री बनता है जिसमें लहठी वगैरह भी आते हैं। तो ये सब लाह और लाख है।
का बहुत बड़ा मार्केट में इसका एक इकोनॉमिकल महत्व है, तो इसलिए ये भी प्रोडक्ट वनस्पति से ही प्राप्त किया जाता है। देखिए ये लाख और लाख 2000 ईस्वी तक बिहार के महत्वपूर्ण वन उत्पादों में से एक था, लेकिन जब 2015 नवंबर 2000 को जब बिहार दो हिस्सों में बट गया, झारखंड और बिहार में, तो उसके बाद में इसका अधिकतम प्राप्त करने की एरिया, वनस्पति वाला एरिया, वो झारखंड के पास चला गया और हम लोगों के पास बड़ी कम मात्रा में रह गया है। इसलिए यह बिहार में कुछ खास इसका प्रभाव अब नहीं है, लेकिन फिर भी यह होता है। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने लायक तो जरूर है, बिहार की क्षमता को पूरा कर सकता है। ठीक है, अब अगला है सवाई घास। देखिए गांव में देखते होइएगा घास से रस्सी बनाया जाता है, सवाई घास से, और वह रस्सी केजी पर या मीटर पर लोग बेचते हैं। तो वो भी एक तरह से वनस्पति से प्राप्त किया जाने वाला क्या है, उत्पाद है। बहुत सारे हो सकते हैं, फिलहाल एक समझाने या एक क्लास की एक अपना लिमिटेशन है, उतना मैंने बताया। आप भी अपने दिमाग से सोचिए कि बिहार में और कौन कौन से वन उत्पाद हैं और कौन कौन से वन उत्पाद पर आधारित उद्योग हैं, ये अपने माइंड में और इंक्रीज करके जाइए। और जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा कि वन और जंगल किसे कहते हैं और इस दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, वन किसे कहते हैं, जंगल किसे कहते हैं, और इस दोनों में अंतर क्या है, आप कमेंट में जरूर हमें जवाब दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, फिलहाल आज की इन्फॉर्मेशन से उम्मीद है कि आपको बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होगा और एग्जाम में आप इससे काफ़ी हेल्प करेगा, सहायता करेगा। और फिर मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आपको एग्जाम में और मजबूत करेगा। यदि आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सारी जानकारियाँ अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक हर रोज पहुंचने वाला है। इससे भी महत्वपूर्ण, इससे भी महत्वपूर्ण, जितना महत्वपूर्ण हो सकता है सारे वीडियो आपके पास तभी पहुंचेंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके पास उसका जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन जाने में कोई तरह की कठिनाई ना हो। थैंक यू।